नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा है पार्ट, और ये पार्ट 2 है। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन के अकॉर्डिंग संख्याओं का वर्गीकरण किया था। उसके बाद हमने किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पता किया था। फिर रियल नंबर का हमने क्लासिफिकेशन किया था, इंटीजर एंड डेसिमल और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये इंटीजर के कुछ पार्ट हमने डिस्कस किए थे कल, इंटीजर पूर्णांक के। तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर को हमारा दूसरा नाम लेते हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और दूसरा एक होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, -1, -2, -3। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये +1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। एक जीरो इंटीजर के बारे में डिस्कस किए थे कल। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी नेगेटिव में जीरो मिला दें तो नॉन पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव में जीरो मिला दें तो नॉन नेगेटिव हो जाता है। और जो नॉन नेगेटिव होता है, गैर ऋणात्मक, वही होल नंबर भी कहलाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर पॉजिटिव इंटीजर में जीरो और मिला दिया जाए तो ये हो जाता है होल नंबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और ये होती हैं 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये होती है प्राकृतिक संख्या। और इन्हीं के हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है इसका सबसे जो मेन रहता है, सारी मेन है मतलब। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, इसको तो मैं कराऊंगा ही। कल एक बंदे का कमेंट था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराइए। तो मैं पहले भी बताया था कि ये जो है नंबर सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और इसको समझना बेहद 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 ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम कराएंगे, नो डाउट, कोई उसकी टेंशन मत लो, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी अच्छे से एक बार 2 बार वीडियो को देखो, समझो। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा बताया हुआ एक बार में आपको समझ में आ जाए। 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंफर्म कराऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मोस्टली 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यही कराएंगे, न्यूमेरिकल ही कराएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे प्राइम नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इन सब को हम ख़त्म कराएंगे। उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराएंगे। और इसको कुछ लोग SI के टेस्ट में एज ए लाइटली लेने के प्लान है, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का मायने है जो जितना सिलेबस है वो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में बहुत वाइड है। क्योंकि नंबर सिस्टम कहने से, अब नंबर सिस्टम इतना बड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन उठाए। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत डेडिकेटली करिए। अभी टाइम है, अभी टाइम मोर देन सफिशिएंट है। अगर एक बंदा तैयारी करने लगे तो अभी टाइम बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटली तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं आपके और चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं। और ये पेपर जो होता है अफसर लेवल का पेपर है, इसे आप इतना लाइटली न लें। तो आइए अब इसके पार्ट्स को समझते हैं। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें सबसे पहले आता है, वो आता है इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, हिंदी में कहा जाता है सम संख्या। सम संख्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इवन नंबर, नेचुरल नंबर which are divisible by 2 are even numbers. It is denoted by E is equal to 2, 4, 6, 8. Smallest even number, only prime number is 2. There is no largest even number. देखिए, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार 2, 4, 6, 8, 26 आदि सम संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा यहीं कि यहीं क्लू दे दूँ, मतलब इसका लॉजिक है।
कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो देखो, अगर बात आए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की, है ना, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या जो होगी वो होगी 2। वो क्या होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने पहले बताया था कि 0 एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा पूर्णांक है जो न ऋणात्मक है और जो न धनात्मक है। 0 जीरो इंटीजर है, 0 पूर्णांक है। तो इससे मैं एक ये कह सकता हूँ कि जब हम बात करें सम संख्याओं की, तो देखो -2 भी सम संख्या है, -4 भी सम संख्या है, -6 भी सम संख्या है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर आए, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा सम संख्या कौन सी होगी? डिफाइन नहीं कर सकते, कोई भी इन्फिनिटी तक हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है धनात्मक संख्या की, तो नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि 0 के बाद नेगेटिव इंटीजर शुरू हो जाते हैं और 0 से राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं। तो 0 से पहले, मतलब 0 के जस्ट बाद में जो शुरू होता है वो होता है 2 से, और 2 एक धनात्मक सम संख्या है। तो सबसे छोटी जो इवन नंबर है वो भी धनात्मक, इस शब्द को बहुत गहराई से समझना, जो धनात्मक है वो 2 है। और ओनली प्राइम नंबर, इवन, ओनली इवन जो है, ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ओनली। तो 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, 2 केवल सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। वो प्राइम नंबर मैं डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि 2 केवल धनात्मक सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद में सारी संख्याएं जो होती हैं, जैसे मतलब वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो भी हो। अब कैसे पता करें कि कोई भी संख्या समय की नहीं है? तो उसके लिए सीधा है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, है ना, 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या सारी इवन नंबर होते हैं। क्योंकि वो जो है 2 का जो डिविजिबल रूल है वो यही है कि जिस अंक के इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या जो है 2 से डिविजिबल होगी और वो जो है फिर सम संख्या होगी। सम संख्या के बारे में हमने जाना कि नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होती है इवन नंबर, सम संख्या, 2, 4, 6। अब आती है बात ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह। अच्छा, इसको और उसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा उसके डेफिनेशन से। ऑड नंबर, द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ऑड नंबर्स। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी 1, 3, 5, 7, है ना, और इसे O से डिनोट करते हैं और ये 1 से शुरू होती है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नहीं, ये पॉजिटिव स्मॉलेस्ट, पॉजिटिव इंटीजर में कहें ना, धनात्मक पूर्णांकों में धनात्मक विषम संख्या जो होगी वो 1 होगी। देयर इज नो लार्जेस्ट, इसका मतलब है कि कोई भी सबसे बड़ी विषम संख्या को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। ऐसे ही देयर इज नो लार्जेस्ट इवन नंबर, किसी भी सम संख्या और विषम संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या और विषम संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक है, कोई पता नहीं कहाँ तक है। अब इसका एक और, जैसे उसमें था कि 2, 4, 6, इसमें है कोई भी नंबर के लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे
1 3 5 7 9 हो तो वो जो है ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर विषम संख्या होती है। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्राइम नंबर का है, एक इसको मैं जब प्राइम नंबर को डिफाइन करूँगा तब इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँगा। अब आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को बोलते हैं संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। थोड़ा सा ये वीडियो जो है 2 वीडियो 3 वीडियो मेरा थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये थॉटिकल है। क्वेश्चन कराएंगे फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर जानने से पहले आपको जानना होगा फैक्टर के बारे में। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या चीज़ होती है? फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है फैक्टर्स, गुणनखंड। हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। जैसे कोई नंबर है, पहले समझ लीजिए, कोई नंबर है 15, तो इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं? देखो, मतलब गुणनखंड का मतलब है इसके ऐसे मतलब इसके ऐसे गुणनखंड जिनसे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जिनसे 15 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो देखो, 1 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 15 के 4 फैक्टर हुए, यानी 1 3 5 15। नंबर ले लो 3। 3 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? देखो, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड होगा। तो 3 के फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। अब एक चीज़ आती है मल्टीपल। मल्टीपल गुणन, गुणन बोलते हैं इसे, गुणक। मल्टीपल को कहा जाता है मल्टीपल, हिंदी में कहा जाता है गुणक। या पहाड़ा भी कह सकते हो, पहाड़े बोलते हैं ना, 5 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा। तो देखो, अब 3 का मल्टीपल क्या होंगे? 3 के जो मल्टीपल होंगे वो होंगे 3 का, पहले 1 से करोगे तो 3, 2 से करोगे तो 6, 3 से करोगे तो 9, फिर 12, फिर 15। ये क्या हुए? ये मल्टीपल हुए। यानी 3 का किसी भी संख्या से इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे तो 3 गुणा 1, ये हुआ 3 गुणा 2, ये हुआ 3 गुणा 3। ये क्या मतलब है कि ये किसी भी चीज़ के गुणन है ना, गुणा हो रहे हैं ना 2 नंबरों के। और ये क्या है? ये कोई नंबर उस अंक को काट रहा है, उसको भागित कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे 3 है, 15 को डिवाइड कर रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 है, 3 बार कर रहा है। तो ये सारे नंबर हैं, ये आगे वाले नंबर को काटते हैं। तो अब जो है हम डिस्कस कर रहे थे, ये फैक्टर हो गए। जैसे 6 हो गया, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6, 8 हो गया। तो मल्टीपल तो हुआ गुणक। 4 का मल्टीपल 4, 4 दूनी 8, 12, 16, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी क्या है? ये बढ़ते जाएगी। अच्छा, गुणनखंड और इसमें कुछ 2 अंतर भी हैं कि फैक्टर की संख्या एक निश्चित होती है, गुणनखंड होते हैं ये फिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फिक्स नहीं, लिमिटेड होते हैं। मतलब जो नंबर है उस तक जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। अब इसके गुणनखंड का हो गया, अब मैं कहूँ ये 15 का गुणनखंड 15 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसी तक रहता है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि गुणनखंड की जो गिनती है वो लिमिटेड होती है। मल्टीपल की गिनती कभी लिमिटेड नहीं होती, आगे तक करते जाओ मल्टीपल गुणा। 4 से किया, 5 से करोगे, 6 से करोगे, करते जाओ आगे। जैसे 3 का है, 3 से किया, फिर 4 से करोगे तो 3 गुणा 4, फिर 5 से करोगे, ऐसे करते जाइए। तो पहला इनमें जो डिफरेंस आया, अंतर आया, ये कि गुणक लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं,
मल्टीपल असीमित होते हैं। अच्छा, और दूसरा जो फर्क आ रहा है वो है सारे फैक्टर किसी भी संख्या के सारे फैक्टर उस संख्या से छोटे होते हैं, है ना। और वो संख्या खुद अपने आप का एक फैक्टर होती है, जैसे 15 3 है ना, ये अपने आप का फैक्टर है। एक 6 8 है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 8, यही तो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर होते हैं, किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो उस संख्या से छोटे होते हैं। उस संख्या से क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या के बराबर, मतलब वैसे छोटे होते हैं, उसके बाद संख्या अपने आप का एक खुद गुणनखंड होती है। तो जो भी गुणनखंड, ये फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ये संख्या से छोटे होते हैं, जबकि मल्टीपल संख्या से शुरू होते हैं, क्योंकि ये जो होता है 3 गुणा 1, यहाँ से तो मल्टीपल शुरू होता है 1 से, फिर उसके बाद बड़े होते हैं हमेशा। तो जो संख्या होती है वो भी खुद अपने आप का एक मल्टीपल नहीं रहती, कि 3 अपने आप का मल्टीपल थोड़ी है। 3 गुणा 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, 10 गुणा 10 करोगे 100 हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं, फैक्टर संख्या से छोटे होते हैं, लेकिन संख्या अपने आप का खुद एक फैक्टर होती है, क्योंकि 15 गुणा 1 एक फैक्टर हो गया, 3 गुणा 1 एक फैक्टर हो गया। अब जो है ये 2 भी था। अब यहाँ बात आती है परफेक्ट नंबर की, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे अब परफेक्ट नंबर परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या लिख सकते हैं इसको हिंदी में, संपूर्ण संख्या। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि ये डिजिटल पेन टेप का लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मार्कर। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती है? देखो परफेक्ट नंबर, देखो कोई संख्या है, जैसे 3 है, मैं पहले डेफिनेशन नहीं, पहले एक समझा देता हूँ। 3 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे? 1 और 3। 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4। 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6। 8 है, 8 के फैक्टर बताइए। तो ये होते हैं 1 2 4 8। 20 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 20 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20। अब जो परफेक्ट नंबर क्या होता है वो समझिए। परफेक्ट नंबर वो होता है कि किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड, किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड जिसमें से उस संख्या को छोड़ के, सारे गुणनखंडों में से संख्या को छोड़ के, जो संख्या भी एक गुणनखंड है ना, उसको छोड़ के सारे गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, तो वो नंबर जो है परफेक्ट नंबर होता है। देखो समझाता हूँ। किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड, जैसे अब 4 को मान लीजिए, 4 के क्या क्या गुणनखंड है? 1 2 4। सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या वाले गुणनखंड को छोड़ के, तो इस संख्या में एक गुणनखंड तो 4 है जो नंबर खुद है, क्योंकि 4 के गुणनखंड है, तो इसको छोड़ के जितने भी गुणनखंड है इनका योग, तो ये कितना हुआ? 1 + 2 = 3। तो ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है, ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 को देखते हैं, 6 के सारे गुणनखंडों का योग करेंगे, तो देखो 6 के गुणनखंड क्या क्या हुए? ये होंगे आपके 1 2 3 और 6। और जो संख्या है उसको छोड़ के, जो सेम संख्या है, जो सेम नंबर है, उस नंबर को छोड़ के सारे गुणनखंड, उस नंबर को छोड़ देना है। अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी संख्या के सारे गुणनखंडों का योग संख्या से डबल हो, तो वो नंबर जो है, संख्या से जस्ट डबल हो, तो वो नंबर जो है परफेक्ट नंबर होता है। ये भी है, ये बाद, ये डेफिनेशन भी है, बाद में समझाऊंगा। पहले इसका जो मेन ये है
सारे गुणनखंड उस नंबर वाले गुणनखंड को छोड़ के, इसको छोड़ दीजिए, अब इनका योग करिए 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6। तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। या फिर इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो कि सारे गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो। सीधा सीधा है, क्योंकि जो छोड़ने वाला चीज़ है वो संख्या ही को तो छोड़ रहे हैं, तो जो नंबर एक गुणनखंड है उसको छोड़ दोगे तो वो उससे डबल हो जाएगा। सीधा है। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, किसी भी संख्या के सारे गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो, वो संख्या परफेक्ट नंबर होती है। तो परफेक्ट नंबर क्या हुआ, समझ में आया? कोई भी संख्या जिसके सारे गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो, संख्या परफेक्ट नंबर पर संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे अब 20 है, 20 के गुणनखंडों का योग करिए। 20 के गुणनखंड है 1 2 4 5 10 20। अब इनका योग करोगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 12 और 10 22, 22 और 20 42। तो ये तो डबल से ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब परफेक्ट नंबर हैं कौन कौन से? कुछ परफेक्ट नंबर हैं, उनको हम लिखा देते हैं। देखो, जैसे अब एक 28 नंबर है, 28 के गुणनखंड करते हैं। देखो, गुणनखंड करोगे इसका 1 2 4, 4 के बाद 7, ये 4 है, 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28। या तो अब ऐसे कर लीजिए, 28 को छोड़िए और इन गुणनखंडों को जोड़ दीजिए तो 28 आना चाहिए, या फिर सारे गुणनखंडों को जोड़ दीजिए और डबल 56, 28 दूनी 56, 56 आना चाहिए। तो देखिए, जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 दूनी 28, 28 28 56, यानी ये जो है आ गया 28 और ये भी आ गया प्लस 28, तो ये हो गया आपका 56 और ये परफेक्ट नंबर है। बस वही है कि सारे गुणनखंडों का योग सारे संख्या से 2 गुना होना चाहिए, तो वो जो संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है, वो जो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो आइए कुछ मुख्य परफेक्ट नंबरों को हम लिखा देते हैं। परफेक्ट नंबर पर एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये भी है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आगे तक नहीं जाती, एक लिमिटेड पीरियड तक ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है कि कई हज़ार 10,000 में से किसी नंबर का परफेक्ट नंबर पता कर पाएगा, नहीं। कुछ 3-4 परफेक्ट नंबर है, उन्हें आप नोट कर लीजिए, बस, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक परफेक्ट नंबर है 6, इसके बाद परफेक्ट नंबर है 28, इसके बाद परफेक्ट नंबर है 496, इसके बाद परफेक्ट नंबर है 8128, 81 से 28, 8128, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। और अभी तक तकरीबन 51 परफेक्ट नंबर फाइंड आउट किए जा चुके हैं। कितने? 51, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट मेरी नॉलेज में अभी तक जितना मेरे को पता है उतना यह है कि 51 परफेक्ट नंबर जो है फाइंड आउट किए जा चुके हैं। और परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने का मतलब है, देखो, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर निकालने, फिर उनका टोटल करना, फिर पता करना कि उससे डबल है कि नहीं है, तो ये साइंटिस्ट और ये जो करते रहते हैं। लेकिन आपको बस 3 नंबर भी याद है ना परफेक्ट नंबर, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। परफेक्ट नंबर बस यही है, 6, 28, 496 और 8128, 8128, बस ये 4 नंबर है, इनको याद कर लीजिएगा और आपका काम इसी से हो जाना चाहिए। हो सकता है इसकी डेफिनेशन का भी आ जाए। तो डेफिनेशन में यही है कि कोई भी नंबर उसके सारे गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो, या फिर संख्या के उस गुणनखंड को छोड़ के जो संख्या है सारे गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो। तो आइए
अब नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का अगला पार्ट वो है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और दूसरा पार्ट है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो पहले हम भाज्य संख्या को कर लेते हैं, उसके बाद प्राइम नंबर को करेंगे। देखिए, कंपोजिट नंबर, इट इज एन नेचुरल नंबर, इट इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड इटसेल्फ। इसमें थोड़ा सा टिपिकल उसमें दे दिया है। इसका मतलब यह है कि ये एक नेचुरल नंबर होता है जिसके एट लीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर होते हैं। ऐसे मान लीजिए, इट इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज एट लीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर। 3 डिफरेंट फैक्टर होंगे, वो जो है नंबर कंपोजिट नंबर होगा। इसमें 3 डिफरेंट फैक्टर को कहा गया है एट लीस्ट वन डिवाइजर डिफरेंट। 3 मतलब मैंने जो कहा 3, उसका मतलब है कि एक तो ये जो एक अलग होगा, तीसरा एक यूनिटी एक होना चाहिए, और एक नंबर खुद होगा। ये जो है 3 फैक्टर होने चाहिए। देखो समझाता हूँ, किसी भी संख्या के फैक्टर हम करते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ इधर। चलो पहले हिंदी की डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। भाज्य संख्या वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। बस वही मैं कहना चाहता था, 3 फैक्टर। एक तो वो हो गया स्वयं संख्या, एक हो गया वन भी तो एक फैक्टर है ना, वन भी तो एक फैक्टर है, वन भी एक फैक्टर है। तो उनसे विभाजित हो, मतलब जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4। मतलब 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। मतलब जिसके 3 फैक्टर हों, एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर। इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वो संख्या जिसके, ऐसे कर लीजिए, वे संख्या जिसके 3 अलग अलग, इस अलग अलग पर बहुत गौर करना, ये जो है एक अलग ही डेफिनेशन ला देगा। जिसके 3 अलग अलग गुणनखंड हों, गुणनखंड हों, भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, कहने वाली बात वो भी यही थी, समझाने का तरीका है। भाज्य संख्या जो भाषा में लिखा होता है, बुक की भाषा जो होती है, वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा सा हमें इधर उधर के शब्दों का प्रयोग करना पड़ ही जाता है, क्योंकि समझाना है ना, उस कारण से तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब देखिए, तीन अलग अलग जो कहा है, ये अलग अलग का मतलब क्या है। देखो, एक तो संख्या स्वयं हो गई, है ना, एक तो संख्या स्वयं हो गई, एक हो गया, 2 फैक्टर तो ये हो गई, और एक तीसरा फैक्टर जो भी होगा, कोई भी हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे 6 है, 6 के जो फैक्टर करोगे, 1 2 3 6, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 4। इसके तो 4 ही फैक्टर हो गए, तो ये तो बिल्कुल ही भाज्य संख्या है। जैसे अब 8 9, ये सब क्या है, ये सब कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। तो यहाँ पे यही कहा था, इट इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर डिफरेंट, यानी जिसके एक अलग से किसी नंबर से भागित होगी, फ्रॉम, जो अलग होगा किससे, एक और नंबर खुद से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जांपल 2 2 2 2, ये कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या जो होगी, है ना, वो अभाज्य संख्या वाले गुणनखंडों में
विभाजित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे जो छोटे होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो चीज़ है ना, फैक्टराइजेशन इनटू प्राइम फैक्टर है ना, तो फैक्टराइजेशन है ये आगे जाके बहुत काम में आएगा। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 25 है, तो 25 क्या है, एक इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 5 और 25। 3 फैक्टर हो गए ना, तो ये क्या हुई, ये तो कंपोजिट हो गई, भाज्य संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करूँ इसका, तो ये होगा 5 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा। तो 1 को हम साइलेंट रखते हैं, इसको करने की बार बार करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसमें 24 को दिखाया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर है। अब चलो प्राइम नंबर पे आते हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी, वो संख्या जिनके 3 अलग अलग गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। बस इतना याद रखो, जिसके 3 अलग अलग गुणनखंड, ये अलग अलग शब्द को बहुत याद रखना। द नंबर विच हैव 3 डिफरेंट फैक्टर, तो ये डिफरेंट शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को देखते हैं। अब प्राइम नंबर समझिए, नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका मतलब है अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि। अब यहाँ पर बात आती है एक की, तो एक को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखिए अभाज्य संख्या को, कि अभाज्य संख्या है क्या। कोई भी नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हों, वो भी अलग अलग, ये भी बात है, अतिरिक्त है ना। कोई भी संख्या, ऐसे कर लीजिए, कोई भी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हों, जिसके केवल दो ही अलग अलग गुणनखंड हों, विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, तो यहां आएगा दो ही अलग अलग फैक्टर हों, गुणनखंड हो, संख्या जो है प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है ना, समझना। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हों, दोनों अलग अलग हों। जैसे, या फिर ऐसे कर लीजिए, अगर 2 ही गुणनखंड होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, तो फिर सीधा है या तो एक होगा या नंबर खुद होगा। बस यही 2 होते हैं, नहीं तो कोई तीसरा गुणनखंड ऐसा है ही नहीं, क्योंकि तीसरा होगा तो फिर एक तो है ही हर संख्या का गुणनखंड। मेरी बात को समझना कि एक तो किसी भी संख्या का गुणनखंड है ही, कोई भी संख्या ले लो, एक तो गुणनखंड है ही। तो जब एक है ही, तो नंबर जो है, ये ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ एक और नंबर खुद 2 ही गुणनखंड हो, मतलब जो संख्या एक और नंबर खुद, वे संख्या जो स्वयं या नंबर खुद से और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 के फैक्टर देखो, 1 और 2, 3 के फैक्टर देखो, 1 और 3, 5 के फैक्टर देखो, 1 और 5। अब प्राइम नंबरों को हम लिख लेते हैं, देखो। अच्छा, यहाँ पे बात आती है एक की, तो एक का क्या करते हैं, देखो जैसे एक है, तो एक को हम किस में रखें, प्राइम में रखें,
या कंपोजिट में रखें, मतलब अभाज्य संख्या में रखें या भाज्य संख्या में रखें। तो देखो पहले एक के फैक्टर करो, एक के फैक्टर होंगे 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं, है ना। अगर हम मान के चलें कि ये भाज्य संख्या है ना, तो भाज्य संख्या की जो डेफिनेशन थी वो था कि किसी भी संख्या के दो या दो से, देखिए भाज्य संख्या के लिए कंडीशन थी कि संख्या के 3 गुणनखंड हों और तीनों अलग अलग हों। तो इसके 3 के 5 हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, तो ये जो है भाज्य संख्या नहीं है ना, भाज्य संख्या नहीं है। अब हम कहेंगे ये अभाज्य हो सकती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन थी कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हों और दोनों अलग अलग हों। ये अलग अलग शब्द जो है ये एक को अलग करने में बड़ा मदद करता है। तो जब दोनों गुणनखंड अलग अलग हों तो यानी 1 गुणा 1 दोनों अलग अलग, तो तब भी नहीं है तो इसके 2 भी, चलो इसको हटा दीजिए तो 2 मान के चलोगे तो भी। दूसरा 2 ही हों तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, 3 हो या 3 से अधिक हों, है ना। तो चलो ये 3 से अधिक तो हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, और इसके 2 से केवल 2 ही होने चाहिए, इसके तो बहुत सारे हैं और 2 भी अलग अलग नहीं है। तो एक जो है इसको मैं कह सकता हूँ, एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, एक न तो भाज्य संख्या है न तो भाज्य है और न ही अलग अलग है अभाज्य। ठीक है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो भाज्य है, प्राइम अभाज्य होता है, कंपोजिट भाज्य होता है ना, न एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। 1 इज एन ऑड इंटीजर, हाँ एक विषम संख्या है, ये रिमेंबर मतलब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, एक जो है कुछ इसको अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी प्राइम नंबर को कर लेते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर को देखते हैं। तो पहले प्राइम नंबर पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कि पहले प्राइम नंबरों को लिखते हैं हम, प्राइम नंबर हैं कौन कौन से। देखो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है पॉजिटिव, धनात्मक की बात हो रही है यहाँ पर, ऋणात्मक की बात नहीं है ना। तो देखो सबसे छोटा है 2, फिर उसके बाद शुरू होता है 3, फिर उसके बाद होता है 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 हो गया, उसके बाद है 29, है ना, उसके बाद है 31, उसके बाद है 37, 37, इसके बाद आता है 41, 43, 47। अब इसके बाद में यहाँ से फिर लिखते हैं 50 से ऊपर के। तो सबसे पहले आता है 50 से ऊपर की सीरीज में 53, 59, 61, 67, 71, 71 के बाद में आता है 73, 79, फिर 83, 89, 89 के बाद में आता है 97, और फिर 100 के ऊपर में जैसे 101 भी एक प्राइम है,
103 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहीं से कि 1 से 1 to 50 है ना, 1 से 50 तक की, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, है ना, 50 तक। तो ये टोटल कितने होते हैं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये होते हैं टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है ना। अब 50 से 50 to 100, ठीक है, 50 to 100 ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होते हैं ये, 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 1 से 100 तक कितने होते हैं? तो 1 से 100 तक कितने हुए? तो 1 से 100 तक होते हैं टोटल 25, 15 ये और 10 ये, है ना। तो ये होते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना होता है, देखो 3 5 और 7 ये एक इकलौता ऐसा पेयर है प्राइम नंबर का जिसके अगल बगल दोनों जगह का डिफरेंस जो है 2 होता है। यहाँ भी 5 से 7 में 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 में भी दोनों साइड में जो अगल बगल है ना, अगल बगल लेफ्ट राइट दोनों साइड, 5 के लेफ्ट में भी अगर देखोगे तो 2 का डिफरेंस है, और राइट में देखोगे 2 का डिफरेंस है, यानी 3 5 7 का एक इकलौता ऐसा पेयर है जिसके दोनों साइड में सेम और 2 का डिफरेंस है, सेम और 2 का डिफरेंस है। और उसके बाद में कई ऐसे पेयर हैं जिन्हें आगे लिखवाएंगे जो आगे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। एक 47 53 57 53 59 59, और सॉरी ये जो 56 नहीं थी, 59 है, ये गलती हो गया ये, इसको 59 पढ़ना, 56 नहीं 59 है, ये 59 है, 59। ये जो है 59 है, कितना है? 59। 56 तो कंपोजिट नंबर है, 14 चौक 56 होता है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं 56 के, तो ये बाई मिस्टेक हुआ है, ये 59 है। तो इसमें क्या है देखो, 47 और 53 का जो डिफरेंस है वो भी 6 है, वो कितना है? 6। और 53 और 59 का जो डिफरेंस है वो भी 6 है। तो ये भी एक ऐसा पेयर है जिसमें दोनों साइड का डिफरेंस जो है 6 है। तो ये सब चीज़ें आगे जो क्वेश्चन करोगे ना उसमें काम आएगी। और यहाँ पर एक मेन जो है वो ये है कि 2 2 ऐसा प्राइम नंबर है, 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या भी है। इसके बाद में यानी जो इवन नंबर है, ओनली इवन नंबर है, इसके बाद में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा इवन जो प्राइम नंबर हो। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक जो है न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, न तो भाज्य है न अभाज्य है। 1 इज एन ऑड इंटीजर, एक जो है विषम संख्या है, ये कहता है एक जो है विषम संख्या है, सही है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है
न ही धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, जीरो सम संख्या है, जीरो जो है सम संख्या जरूर है, लेकिन धनात्मक सम संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो खुद एक धनात्मक ऋणात्मक नहीं है। तो जीरो इज एन इवन इंटीजर, जीरो जो है सम संख्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, सम पूर्णांक है, ये याद। टू इज प्राइम एंड इवन बोथ, और मैं तो ये कहूँगा टू इज ओनली इवन प्राइम। इसके बाद अगर कोई इवन नंबर होगा तो प्राइम होगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर दो का मल्टीपल होगा, फैक्टर हो जाएगा, दो से दो का एक मल्टीपल होगा, और वो फिर प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। तो टू इज प्राइम एंड इवन बोथ, ओनली आना चाहिए यहाँ पे भी। केवल एक ही है दो जो प्राइम भी है और इवन भी है। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट आर ऑड, हाँ ये आ गई ना लाइन अगली वाली में। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू आर ऑड, दो को छोड़ के सारे ऑड प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। दो ही इकलौता इवन, दो ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो ये यहाँ तक आज का हो गया इवन नंबर का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रकार के बारे में, और उसके बाद प्राइम नंबर का ये टाइप ख़त्म होने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे। हो सकता है कल की वीडियो में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएं टाइप ख़त्म होने के बाद में, टाइम बचा तो। और मैं एक ही बात फिर कहना चाहूँगा कि थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्ट ज़रूर समझिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन खाली ट्रिक और उनसे नहीं चलते, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।